नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी वक्फ संशोधन बिल पर संसद में मचे घमासान की, जस्टिस वर्मा मामले में आए नए मोड़ की, देखेंगे यूपी चुनाव को लेकर योगी के नए दांव को, महाराष्ट्र में किसानों के मुद्दे पर एनडीए के यू टर्न को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के बड़े कदम को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, बिल को बताया बीजेपी की नाकामी पर पर्दा। बीजेपी पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, कहा नागपुर का कानून थोपना चाहती है बीजेपी, यह हमें स्वीकार नहीं, बिल का किया विरोध। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर की तल्ख टिप्पणी, कहा तीनों एक नंबर के बंडलबाज, तीनों ने विधानसभा चुनाव से पहले किए सभी वादों पर पानी फेर दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अचानक बिगड़ी तबियत, पटना में इलाज के बाद डॉक्टरों ने दिल्ली किया रेफर। महादेव बुक ऐप मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, एफआईआर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बनाया आरोपी, कई और खुलासे होने की संभावना। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। लंबी जद्दोजहद और उठापटक के बीच वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर विपक्ष सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठा रहा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए मुसलमानों को 5 प्रमुख आश्वासन दिए। तो बिल को लेकर क्या कुछ हुआ सदन में, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। विपक्ष की तरफ से तमाम बयानबाजी और विरोध के बावजूद लोकसभा में बुधवार यानी आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू प्रश्नकाल के बाद दोपहर इस सदन में चर्चा के लिए लेकर आए। इस बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया, जिस पर घमासान मच गया है। विपक्ष की मांग है कि इस समय को बढ़ाकर 12 घंटे किया जाए, जिसे ठुकरा दिया गया, जिसके बाद संसद में बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्षी दलों का सीधा कहना है कि वक्फ बिल मोदी सरकार का विभाजनकारी कदम है। इस तरह संसद में बिल पेश करने के दौरान विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। वहीं बिल पेश करने के दौरान सरकार ने मुसलमानों को 5 भरोसे दिए हैं। किरण रिजिजू ने मुसलमानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी मस्जिद पर कोई कार्रवाई का प्रावधान इस बिल में नहीं है। ये सिर्फ संपत्ति का मामला है, धार्मिक संस्थानों से इस बिल का कोई लेना देना नहीं है। बिल पर सरकार ने बताया कि वक्फ संशोधन बिल में किसी भी धार्मिक स्थल, मस्जिद की व्यवस्था में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही किरण रिजिजू ने कहा कि हम किसी भी मस्जिद के संचालन में हस्तक्षेप करने नहीं चाह रहे। वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा, इसमें कुछ भी कानून के उलट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कलेक्टर से ऊपर कोई भी अधिकारी सरकारी जमीन और किसी विवादित जमीन का विवाद देखेगा। जब वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे तो किसी आदिवासी एरिया में जाकर नहीं रख सकते। ये बदलाव अहम है। आखिर में सरकार ने वादा किया कि सेंटर ऑफ काउंसिल में कुल 22 सदस्य में जो 4 सदस्य गैर मुसलमानों से ज्यादा नहीं हो सकते। पूर्व अधिकारियों सहित संसद के 3 सदस्य चुने जाएंगे। संसद के सदस्य किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इसी के साथ किरण रिजिजू ने बिल के बहाने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर हमला बोला। बताते चले, विपक्षी दल इस विधेयक को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी मानते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों को इस विधेयक के विरोध करने के लिए व्हिप जारी किया है। विपक्ष ने मंगलवार शाम को इस पर अपनी रणनीति बनाने के लिए अहम बैठक की थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल शामिल हुए थे। अब देखना होगा कि बिल पर जो समय दिया गया उसमें क्या कुछ तय होता है। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के घर लगी रहस्यमयी आग और मामले में उठते सवालों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा से 3 अहम सवाल पूछे थे, जिसका लिखित जानकारी खुद जस्टिस वर्मा ने दी। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट से अब दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ गए, जो कि जस्टिस वर्मा के पक्ष में है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा पिछले काफी वक्त से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। हालांकि हर रोज इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है, जहां हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा से सीधे तौर पर 3 सवालों के जवाब तलब किए। जस्टिस वर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट के तीनों सवालों के सीधे जवाब दिए और उन पर लगे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली पुलिस ने 4-5 बोरे जले नोटों को देखा तो उन्हें सीज क्यों नहीं किया, जैसे कि कोर्ट द्वारा जारी दस्तावेज में कहा गया है। ऐसे में जांच कर रही कमेटी इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी गंभीर रुख अपना सकती है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर लगी आग के बाद जो रिपोर्ट सरकारी तौर पर सामने आई, उसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि उक्त कमरे में आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अफजली बोरियां मिली है, जिनके अंदर भारतीय मुद्रा भरे होने के अवशेष मिले हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस को ये नोट मिले थे, जैसा कि उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया, तो उसमें जब्त क्यों नहीं किया गया।
भारतीय मुद्रा का जलना अपने आप में कानूनी अपराध है और पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि मौके पर मौजूद अधिकारी किसी दबाव में थे। मामले का दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जस्टिस वर्मा ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब दे दिया है। उसमें साफ तौर पर कहा है कि घटना वाली रात न तो उनके परिवार को और न ही किसी स्टाफ को और न ही किसी सुरक्षा कर्मी को कथित जले नोट दिखाए गए। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि वहाँ कोई नोट जले भी थे या नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पुलिस अपने इस आरोप को किस तरह से साबित करेगी, क्योंकि मौके से जो कथित वीडियो या फोटो खींचे गए हैं उन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में पूरी तरह से तब तक यकीन नहीं किया जा सकता जब तक कि इसका कोई सपोर्टिंग एविडेंस ना हो। ऐसे में पुलिस अपनी ही रिपोर्ट पर बुरी तरह गिर गई है। यूपी में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बरेली में सीएम योगी के भाषण में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की झलक दिखाई दी। मंदिर, मस्जिद और नमाज पर छुड़ी सियासत के बीच राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी ने आगे की रणनीति तय कर ली है। तो यूपी चुनाव को लेकर क्या है योगी का प्लान, जानिए इस रिपोर्ट में। 14 साल के वनवास को खत्म करके 2017 में सूबे की सत्ता में लौटी बीजेपी 2027 में भी सत्ता अपने हाथ में बनाए रखने की कवायद में है, जिसकी झलक बरेली में सीएम योगी के भाषण में साफ दिखाई दी। दंगाई, कसाई, राष्ट्रवाद, ये सिर्फ शब्द नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी शंखनाद था। दरअसल बरेली कॉलेज के मंच से योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा, कभी विपक्षों का नाम लेकर तो कभी इशारों में। इस बीच योगी ने अपनी सरकार के 8 सालों की खूबियों को गिनाने का भी मौका नहीं गंवाया। एक कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि दिखाते हुए योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि 2027 का चुनाव किस दिशा में जाएगा। अयोध्या के नाम पर सत्ता की चाबी पाने वाली बीजेपी ने इस बार मथुरा और काशी को केंद्र में रखा है। बरेली में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी के नारे भी लगाए गए। ऐसे में तय हो गया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में यूपी का भविष्य किस विचारधारा पर तय किया जाएगा, वो भी ऐसे वक्त में जब योगी के शासनकाल में हालात पहले ही तनावपूर्ण बने हुए हैं। मस्जिद मंदिर विवाद के साथ ही नमाज और धार्मिक आयोजनों को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी सरकार में हर त्योहार का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है। हर त्योहार पर नमाज, मीट, जुलूस और कुछ नहीं तो अधिकारियों की नेतागिरी के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के इस भाषण पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सुन्नी बरेलवी मुसलमानों के सबसे बड़े मरकज आला हजरत दरगाह वाले शहर में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी के बड़े मायने हैं। उनका एक लफ्ज बता रहा था कि ये सिलसिला अब विधानसभा चुनाव तक जारी रह सकता है। यानी राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी यूपी में होने वाले चुनाव को साधने की रणनीति में जुट गई है। उधर विपक्ष योगी सरकार पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने और राजनीतिक रोटियां सेकने के आरोप लगातार लगा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और क्या स्थिति यूपी में देखने को मिलती है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के बाद अब किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा गर्माता दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले महायुति सरकार ने किसानों से कर्ज माफी को लेकर बड़े बड़े वादे किए और अब अपने वादों से ही मुकर गई। किसानों ने सरकार के इस यूटर्न के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल में कर्ज माफी जैसी स्थिति नहीं है, ये कहना है महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार का, जिसने राज्य में किसानों की स्थिति पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव के वक्त किसानों के मुद्दे पर बड़े बड़े वादे करने वाली महायुति ने अपने हाथ खड़े करते हुए किसानों की कर्ज माफी से पल्ला झाड़ लिया है, जिस पर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे पर महायुति सरकार पर हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान और किसान संगठनों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के वाशिम में एक किसान ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। किसान ने गले में एक तख्ती लटकाकर शरीर के अंगों पर दाम लिख दिया और सरकार से कहा कि मेरे परिवार के लोगों की किडनियां ले लो और कर्ज से मुक्ति दे दो। इस नारे के नीचे किसान ने शरीर के अंगों की कीमत भी लिख रखी थी। किसान के इस प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस प्रदर्शन की चर्चा भी हर जगह हो रही है। साथ ही किसानों पर महायुति सरकार के रुख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। किसान ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से लिखित लेटर भी भेजा है, जिसमें उसने लिखा है कि चुनाव के पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं और आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने अजित पवार पर निशाना साधा और पूछा, दादा क्या हुआ तेरा वादा। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि कर्ज माफी नहीं होने वाले बयान किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने एक दिन पहले कहा था कि मैंने सदन में जवाब देते हुए भी कहा था कि सब कुछ पर ढोंग किया जा सकता है, लेकिन पैसे के मामले पर ऐसा नहीं किया जा सकता। बताते चले, किसानों को लेकर पूरा विवाद अजित पवार के बयान से शुरू हुआ।
इसके बाद से ही महायुति सरकार किसानों और विपक्ष के निशाने पर आ गई है। इससे पहले महिलाओं को दी जाने वाली लाडली बहन योजना के तहत सम्मान राशि में भी भारी कटौती की गई, जिस पर सवाल खड़े हुए। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार बनते ही एनडीए ने जनता से किए वादों पर यू-टर्न ले लिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली। एक तरफ वक्फ बिल को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार टेंशन में, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने रातों रात एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर बिहार में किया है, जिसने राज्य में सियासी हलचल को और बड़ा कर दिया है। तो क्या है कांग्रेस का कदम, जानिए इस रिपोर्ट में। बिहार में इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी सक्रिय दिखाई दे रही है। कांग्रेस में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार के प्रभारी और अध्यक्ष पद के लिए नए लोगों को जिम्मेदारी देने के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बिहार के 40 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। मंगलवार की देर रात पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक पटना टाउन, पटना ग्रामीण 1 के 2 मिलाकर 3 नए अध्यक्ष और इतने ही कार्यकारी अध्यक्ष तैनात किए गए हैं। पटना टाउन का अध्यक्ष पार्टी के पुराने और युवा नेता शशि रंजन को बनाया गया है। साथ ही पटना टाउन के कार्यकारी अध्यक्ष पद का जिम्मा रंजीत कुमार को सौंपा गया है। इसी तरह पटना ग्रामीण 1 के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुमित कुमार सुन्नी को दी गई है, जबकि उदय कुमार चंद्रवंशी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। पटना ग्रामीण 2 के अध्यक्ष पद का जिम्मा गुरजीत सिंह को दिया गया, जबकि नीतू निषाद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इतना ही नहीं, कई जिलों में बड़ा राजनीतिक फेरबदल करते हुए कांग्रेस ने पार्टी को मजबूती देने का काम किया है। बता दें, कांग्रेस की तरफ से ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार और बीजेपी पूरी तरह फंसी नजर आ रही है। सड़क से संसद तक इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का एक कदम चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा है। उधर बिहार विधानसभा की समितियों के पुनर्गठन में विपक्षी विधायकों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। विधानसभा में हिस्सेदारी के हिसाब से भाजपा को ज्यादा पद मिले हैं। वहीं आरजेडी के चेयरमैन जेडीयू से ज्यादा है, जो कि दूसरे नंबर पर है, तो जेडीयू इसमें तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इस तरह बिहार चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।